अस्सलामुअलैकुम। अब हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2। ये हमारे पास है बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, जो डाइवर्सिटी होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है वैरायटी। ठीक है, वैरायटी के बारे में बात करते हैं, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी होती है उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी में हम डिफरेंट एनिमल्स और डिफरेंट प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे माहौल में अब मौजूद हैं। यानी जब पहले लाइफ स्टार्ट हुई थी तो इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म नहीं थे, लेकिन अब जो है डाइवर्सिटी वो क्या हो चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, यानी वैरायटी जो है प्लांट्स की हो, बेशक एनिमल्स की, वो क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। ठीक है, हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। उन्होंने कहा जो हमारा प्लेनेट है, हमारी अर्थ है, वो हमारा होम है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी के ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, स्मॉल इंसेक्ट से लेकर टॉल ट्रीज तक। ठीक है, जो ये वैरायटी है वो हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर हम और माहौल को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है। अच्छा, हेल्थ के लिए कैसे ज़रूरी है, मतलब जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी, जितनी ज़्यादा वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स होंगे, इंसान जो है उन्हें इंटेक करेगा, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इंटेक करेगा। ठीक है, तो वो हेल्दी इन्वायरमेंट, हमें हेल्दी फूड हमें इंटेक होगी और इसके अलावा हमारा माहौल भी बैलेंस रहेगा। इसके अलावा ये हमें फूड प्रोवाइड करता है, मेडिसिन प्रोवाइड करता है। यानी वैरायटी ऑफ प्लांट्स होंगे, वैरायटी ऑफ मेडिसिन मिलेंगी, वैरायटी ऑफ फूड मिलेंगी, प्लांट्स होंगे तो हमारी एयर जो है वो क्लीन रहेगी। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज्म की वैरायटी क्या है, कितनी वैरायटी के हैं और ऑर्गेनिज्म की इतनी वैरायटी को क्लासिफाई कैसे किया गया, डिवाइड कैसे किया गया ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर एरिया, कि एक मखसूस जगह पर कितने ऑर्गेनिज्म की वैरायटी मौजूद है, इसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। और वैरायटी को कैसे मेजर करते हैं, वैरायटी को हम किसी भी एरिया की वैरायटी को मेजर करते हैं ये कंसिडर करने के लिए कि वहाँ ये कंसिडर करते हैं कि वहाँ पे कितने काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म है और हर किस्म के ऑर्गेनिज्म के अंदर कितनी वैरायटीज़ हैं। जैसे हम सिंपल बात करें कि एक हम इंसेक्ट लेते हैं। ठीक है, इंसेक्ट में हमारे पास अगर एक बटरफ्लाई आ जाती है तो बटरफ्लाई की भी डिफरेंट आगे आ जाती हैं स्पीशीज़, डिफरेंट वैरायटीज़ आ जाती हैं, तो हम ये बायोडाइवर्सिटी में पढ़ते हैं। ठीक है, बायोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया और क्लासिफाई किया 2 मिलियन काइंड जो है कि ठीक है, जो 2 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं उनको जो है साइंटिस्ट ने ज़मीन पर जो है उनको एक डिस्कवर किया है और वो कह रहे हैं ये टोटल जो है, लेकिन जो टोटल काइंड है ज़मीन पे वो बहुत ज़्यादा है और बायोडाइवर्सिटी जो है वो इवनली स्प्रेड आउट नहीं है। मतलब ऐसे नहीं है कि अगर हमारे जो है, अगर हम बात करें, हमारा जो है टेम्परेट रीजन है, मतलब हमारे जो हम इक्वेटर पे आते हैं ज़मीन पे, जो एशियन कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान। ठीक है, तो हम ये नहीं देखते कि पाकिस्तान में अगर ये स्पीशी हैं तो यूएसए में ये स्पीशी होंगी, पोलर रीजन पे ये होंगी, अंटार्कटिक में ये होंगी। ठीक है, यूरोप वाले इलाके में ये होंगी। मतलब हर जगह जो स्पीशी है वो डिफरेंट है, मतलब इवनली नहीं है, क्योंकि वो हर जो स्पीशी होती है वो अपने माहौल के मुताबिक जो है अपने आप को अडॉप्ट करती है, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है वो स्प्रेड आउट हुई हुई है। कौन कौन से फैक्टर बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंड करते हैं, बायोडाइवर्सिटी किस वजह से कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे कौन सी स्पीशीज़ हैं, वो डिपेंड करती हैं क्लाइमेट पे, आबो हवा पे। यानी कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो ठंडे इलाकों में रहती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो गर्म इलाकों में रहती हैं। एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है, कुछ हाइट पे रहती हैं यानी पहाड़ी इलाकों में रहती हैं, कुछ समंदर पे रहती हैं, कुछ सी लेवल पर रहती हैं। ठीक है, इसके अलावा सॉइल टाइप, अब कुछ प्लांट्स होते हैं जो ज़रख़ेज़ ज़मीन के लिए होते हैं, कुछ पथरीले इलाकों में होते हैं, कुछ रेतली ज़मीन में होते हैं। ठीक है, जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, यानी ये जो हमारे बिल्कुल इक्वेटर पर आते हैं, ये जो हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है पोलर रीजन से, जो पोल्स पे आ जाते हैं हमारे। अच्छा, उसके बाद अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें, मतलब बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हमारे माहौल को स्टेबल करके रखती है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो मेंटेन करती है, बैलेंस करती है हमारे इकोसिस्टम को, बायोजियोकेमिकल साइकिल को मेंटेन करके रखती है, यानी कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल को मेंटेन करती है। मतलब बायोजियोकेमिकल साइकिल ऐसा साइकिल होता है जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट से लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान रोटेट करते रहते हैं। जैसे हमें ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, ठीक है, हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे यूज़ कर लेते हैं, फिर पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके ऑक्सीजन रिमूव करते हैं, वो ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फिर माहौल में रिलीज़ कर देते हैं। तो ये सारा एक प्रोसेस चलता रहता है, ये बायोकेमिकल साइकिल हो गया। इसीलिए ये, इसके अलावा ये हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, यानी हमारे माहौल को रेगुलेट करके रखते हैं, उसको मेंटेन रखते हैं। प्लांट जो एल्गी है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करती है और हमारे क्लाइमेट को बैलेंस में रखती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने नहीं देती। इसके अलावा हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को मेंटेन करती है। ये जो हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी जो है रिसोर्सेज को मेंटेन करके रखती है। जैसे फूड हमें मिलती है, ये बिल्डिंग मटेरियल मिलता है हमें जो हमारी बायोडाइवर्सिटी से मिलता है, प्लांट से मिल रहे हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हमें इससे होता है कि हम डिफरेंट जो है इंडस्ट्रीज बिल्ड कर सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया। इसके अलावा टूरिज़्म, यहाँ पे सियाहत वगैरह का काम भी हो सकता है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह को भी मेंटेन करके हम इससे आमदनी में इजाफा कर सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास है कि इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो हम कब मनाते हैं। जो यूनाइटेड नेशन है वो 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे जो है मनाती है, ताकि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। अच्छा, क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने आइडेंटिफाई किया 1.5 मिलियंस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म के, 1.5 मिलियंस जो काइंड है ऑर्गेनिज्म की वो ज़मीन पे उन्होंने डिस्कवर कर ली हैं, जिनमें 0.5 मिलियंस प्लांट्स हैं और 1.5 मिलियंस जो है एनिमल्स हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्मॉल परसेंटेज है उस टोटल काइंड के, उस टोटल इकसाम के जो हमारे ज़मीन पे मौजूद है, जिन्हें अभी साइंटिस्ट ने डिस्कवर नहीं किया। हर साल जो बायोलॉजिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा वैरायटी जो है ऑर्गेनिज्म की उनको डिस्कवर करते हैं, और इन सारों की बेहतर स्टडी के लिए साइंटिस्ट इसको क्या कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन भी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे, ठीक है। एम्स क्या होता है क्लासिफिकेशन का, ताकि हम सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकें, ताकि उनकी स्टडी क्या हो सके, आसानी से हो सके, ताकि हम उनको आसानी से क्या कर सकें, सो डैट दे कैन बी स्टडी ईजीली, ताकि हम उसको आसानी से क्या कर सकें, स्टडी कर सकें, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस हुआ है, ठीक है। वो कह रहे हैं, अब देखो ना, अब इतनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, उनको स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है और ये बहुत टाइम टेकन प्रोसेस भी है। तो हम उसको क्या करते हैं, उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, तो उनकी सिमिलैरिटीज़ की बेस पे, तो सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स में से अगर हम एक को स्टडी करें तो मतलब हमने पूरे ग्रुप को क्या कर लिया, स्टडी कर लिया। और इसके अलावा हमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का भी पता चल जाता है, हमें इससे ये पता चल जाता है कि इस ऑर्गेनिज्म का इससे पहले वाले ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। हम इससे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का भी पता लगा सकते हैं। फिर हम किस बेस पे कौन से प्रिंसिपल को सामने रखते हुए क्लासिफिकेशन करते हैं, हम उसकी फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम जेनेटिक्स को, जीन्स को स्टडी करते हैं, हम उसके जीन्स में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस देखते हैं, ठीक है। तो इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इनके स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अच्छा, अगर हम उसके एडवांटेजेस की बात करें, एडवांटेजेस में हम वो कह रहे हैं, हमें जो क्लासिफिकेशन है वो बायोलॉजिस्ट को अलाउ करती है कि वो ग्रुप बना सकें ऑर्गेनिजम्स को, ताकि वो आसानी से आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की करेक्टरिस्टिक्स को, उनके रिलेशनशिप को, उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को। मतलब यही कि कैसे हर नया आने वाला ऑर्गेनिज्म का पुराने वाले से क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। और ये हमें आसानी से समझ आ सकती है कि बायोडाइवर्सिटी कितनी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़मीन के ऊपर, ठीक है। क्लासिफिकेशन एक हमें पूरा फ्रेमवर्क देती है, ताकि हम स्टडी कर सकें और कंपेयर कर सकें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, डिफरेंट स्पीशीज़ को। हम एक दूसरे के ऑर्गेनिज्म के एक दूसरे के दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड कर सकते हैं। हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ये नई स्पीशी डिस्कवर हुई है, क्योंकि जो पहली वाली होगी उनका हमारे पास रिकॉर्ड होगा, उनकी करेक्टरिस्टिक्स का हमें पता होगा। तो जो नई हमें स्पीशी इंट्रोड्यूस होगी उसका हमें पता चल जाएगा कि न्यू है एक तो, और दूसरा हमें ये पता चल जाएगा कि इसका पिछली वाली से क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। क्लासिफिकेशन जो प्रोवाइड करती है कॉमन लैंग्वेज जो बायोलॉजिस्ट को, ताकि वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकें, ठीक है। और इसके अलावा इसकी वजह से हम जो है क्लासिफिकेशन की वजह से हम जो है आसानी से अपनी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व भी कर सकते हैं और उसको मैनेज भी कर सकते हैं।